नमस्कार दोस्तों। कल हमने डी और एफ ब्लॉक के बारे में पहला पार्ट पढ़ा है। आज हम इसी का दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं। हमने कल पढ़ा था इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं इसकी परमाणुवीय व आयनिक त्रिज्या के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं परमाणुवीय या आयनिक त्रिज्या क्या होती है। तो ये परमाणु है। इस परमाणु के ये सेंटर का ये जो भाग होता है इसको अपन कहते हैं नाभिक। और ये इसकी कहलाती बाह्यतम कक्षा या कोश, आउटर सेल। तो किसी परमाणु के नाभिक से लेकर और इसके बाह्यतम कक्षा के मध्य की दूरी को कहा जाता है परमाणुवीय त्रिज्या। अब हम सामान्य तौर पर देखते हैं तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणुवीय त्रिज्या का मान घटता है, लेकिन अपन डी ब्लॉक के बारे में बात करें तो डी ब्लॉक में पहले परमाणु त्रिज्या का मान बाएं से दाएं जाने पर घटता है, फिर समान रहता है, फिर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि किसी भी परमाणु त्रिज्या को दो कारक प्रभावित करते हैं। पहला कारक होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, ये परमाणुवीय त्रिज्या के मान में कमी करता है, घटाता है। जब भी इसका मान बढ़ता है तो परमाणुवीय त्रिज्या का मान जो होता है वो कम हो जाता है। दूसरा फैक्टर से जो होता है वो होता है परिरक्षण प्रभाव, सिडलिंग इफेक्ट। परिरक्षण प्रभाव या सिडलिंग इफेक्ट ये क्या करता है? यह काम करता है, यह परमाणुवीय त्रिज्या के मान में वृद्धि करता है, यह परमाणुवीय त्रिज्या के मान में बढ़ाता है। अब नॉर्मल यदि अपन बात करते हैं एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, तो वहाँ पर केवल एक ही फैक्टर काम करता है, वो करता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिस कारण से बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या के मान में कमी होती है। लेकिन जब अपन डी और एफ ब्लॉक में पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक दूसरा फैक्टर और काम करता है, वो होता है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? हमें पता है कि अपन डी जब पढ़ते हैं, डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो हम जैसे अपन बात करें, जैसे पहले अपन भरते हैं 4s में, उसके बाद में एक अंदर वाले 3d में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो ये जो डी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ये जो इलेक्ट्रॉन है डी वाले, ये बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं। और ये प्रतिकर्षण के कारण यह क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इनको दूर करने के कारण परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि हो जाती है। जबकि इस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करते हैं। इन आकर्षित करने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान वृद्धि हो जाती है और परमाणु त्रिज्या के मान में कमी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अपन डी और एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे तो यहाँ पर दोनों फैक्टर काम करते हैं। पहला प्रभावी नाभिकीय आवेश और दूसरा परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या है कि अंदर के जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी एस के इलेक्ट्रॉनों को रिपल्स करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जिस कारण से परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि हो जाती है। चलो, तो पहले क्या होता है जब अपन डी में बात करें, डी में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या होता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान
ज़्यादा रहता है, परिरक्षण प्रभाव का मान कम रहता है। जब डी में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो प्रभावी नाभिक के आवेश का मान ज़्यादा रहता है, परिरक्षण प्रभाव का मान कम रहता है। इस कारण से परमाणु त्रिज्या का मान क्या रहता है, यहाँ पर त्रिज्या के मान में कमी हो जाती है। लेकिन जब अपने पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या के मान में वृद्धि होती है, डी में 5, 6, 7 इतने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश दोनों के मान बराबर हो जाते हैं। इस कारण से परमाणु त्रिज्या का मान जो है वो समान बना रहता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा हो जाते हैं, 7, 8, 9, 10, तो परमाणु त्रिज्या यदि अपन बात करें तो यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव का मान इस प्रभावी नाभिकीय आवेश के कंपैरिजन ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से परमाणु त्रिज्या का मान घटने की बजाय यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। तो ये थी अपने पास डी ब्लॉक में परमाणुवीय और आयनिक त्रिज्या। नेक्स्ट फैक्टर्स आता अपने पास आयनन प्रभाव या आयनन ऊर्जा। अब आयनन ऊर्जा क्या होती है? कोई भी परमाणु है और उस परमाणु का ये जो सेल होती है वो कहलाती है आउटर सेल, या इसको अपन कहते हैं बाह्यतम सेल। इस बाह्यतम सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यहाँ से जब अपन एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इस परमाणु को कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है। तो किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से विलगित अवस्था में, गैसीय अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए दी गई एनर्जी या ऊर्जा ही कहलाती है आयनन ऊर्जा। एक बार पुनः सुनिए, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से उसकी गैसीय विलगित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उस परमाणु को दी गई ऊर्जा कहलाती है आयनन ऊर्जा, और आयनन ऊर्जा को रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब हमने अभी पढ़ा है कि जब अपन ये आयनन ऊर्जा जो निर्भर करती है वो करती है परमाणुवीय त्रिज्या पर। परमाणुवीय त्रिज्या पर आयनन ऊर्जा निर्भर करती है। यदि परमाणुवीय त्रिज्या यदि आकार छोटा है परमाणु का तो यहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी, और यदि आकार बड़ा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। चलो, तो अब अपन बात करें कि जब अपन डी ब्लॉक में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो मैंने बताया तो आकार इधर थोड़ा सा कम होता है, फिर यहाँ पर समान बना रहता है, फिर वृद्धि होती है। तो जब अपन बाएं से और दाएं जाएं तो लगभग आकार यदि अपन कहेंगे तो लगभग समान सा रहता है, और समान सा रहने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा में अंतर भी ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर आयनन ऊर्जा का मान लगभग समान सा ही रहता है, और यहाँ पर लगभग 6 इलेक्ट्रॉन से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के बीच में ऊर्जा अंतर रहता है। नेक्स्ट गुणधर्म अपन पढ़ते हैं धात्विक या मेटेलिक करैक्टर। धात्विक या मेटेलिक गुणधर्म। तो मैंने कल बात की थी कि डी ब्लॉक के सभी जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, धातु होते हैं, और धातु की जो गुणधर्म जो होते हैं वो सभी के सभी डी ब्लॉक के सदस्यों में पाए जाते हैं। जैसे अपन बात करते हैं धातु कैसी होती है, कठोर होती है, धातु में आघात वर्धनीयता का गुणधर्म पाया जाता है, धातु में विद्युत की सुचालक होती है, धातु में तन्यता का गुणधर्म पाया जाता है, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है,
तो ये सभी गुणधर्म जो होते हैं, जो एक धातु के होते हैं, वही डी ब्लॉक के सदस्यों के गुणधर्म होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर अपन बात करते हैं ऑक्सीकरण अंक। एग्जाम में काफ़ी बार इस ऑक्सीकरण अंक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अंक डी ब्लॉक के सदस्यों का एक सबसे प्रमुख गुणधर्म होता है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन मतलब होता है परिवर्तित ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करते हैं। इनका कोई एक ऑक्सीकरण अंक नहीं होता, बल्कि इनके एक से अधिक ऑक्सीकरण अंक होते हैं। जैसे अपन सामान्य एस ब्लॉक में देखें तो इनके निश्चित होते हैं ऑक्सीकरण अंक 1 और 2। उसी प्रकार से अपन पी ब्लॉक में निश्चित होते हैं। तो इसी प्रकार से डी ब्लॉक में कोई निश्चित नहीं होता, एक से अधिक इनके ऑक्सीकरण अंक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके एक तो अपने पास कक्षक होता है n-1d और एक कक्षक होता है ns। इन दोनों कक्षकों के मध्य ऊर्जा का जो अंतर होता है, ऊर्जा अंतराल जो होता है, ऊर्जा का जो अंतर होता है, एनर्जी गैप होता है, वह बहुत कम होता है। और एनर्जी बहुत कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन इस n-1d कक्षा से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है और ns जो ऊर्जा स्तर है उससे भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो इस कारण से डी ब्लॉक के सदस्य जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन अंक प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो कुछ सदस्य होते हैं। जैसे अपन बात करें स्कैंडियम जो होता है, स्कैंडियम का प्रमुख ऑक्सीकरण अंक +3 होता है। क्यों होता है स्कैंडियम का? तो हमने कल बात की थी, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1-4s2 होता है। तो 3d1-4s2 होने के कारण ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन जब सरलता से निकाल देता है तो इसके पास स्थायी विन्यास या आर्गन विन्यास बचा रह जाता है। तो स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से अपन बात करें जिंक अपना मुख्य रूप से +2 ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है आर्गन 3d10-4s2। तो ये जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो इसके पास कितने डी में 10 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन वाला कल मैंने आपको बताया था एक स्थायी विन्यास होता है। तो इस कारण से जिंक जो है उसके पास +2 ऑक्सीकरण अंक अधिक स्थायी होता है। इसी प्रकार से अपन बात करें क्रोमियम की कल मैंने बात की थी। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल मैंने इम्पोर्टेंट भी बताया था कि आर्गन 3d5-4s1। इसी प्रकार से कॉपर का मैंने बताया था कि आर्गन 3d10-4s1। अब जब ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो इसके पास एक अर्धपूरित या स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से अपन बात करें कॉपर, तो कॉपर जो होता है वो भी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल देता है तो इसके पास भी एक स्थायी विन्यास या कहीं अपन पूर्ण पूरित विन्यास प्राप्त हो जाता है। इस कारण से क्रोमियम और कॉपर ये मुख्य रूप से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं, जिंक +2 और स्कैंडियम जो है वो +3 प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से अपन बात करें मैग्नीज जो होता है वह +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक प्रदर्शित करता है। +6 के साथ साथ कई स्टेट में यह +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित करता है। क्यों प्रदर्शित करता है? क्योंकि इसके पास मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल हमने देखा था 3d5-4s2। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर होते हैं +5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं। तो ये 5 तो ये निकाल सकता है, 2 ये, तो टोटल मुख्य रूप से ये 7 जो है ये अधिकतम ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मैग्नीज अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अंक कितना प्रदर्शित करता है। तो ध्यान रखना मैग्नीज अपना अधिकतम ऑक्सीकरण अंक +7 प्रदर्शित करता है। अब कुछ विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि
मुख्य रूप से यदि अपन बात करें तो संक्रमण जो यौगिक होते हैं, डी ब्लॉक के जो सदस्य होते हैं, उसमें आयनिक व सहसंयोजक, आयनिक व सहसंयोजक दोनों प्रकार के गुणधर्म पाए जाते हैं। निम्न ऑक्सीकरण अंक होता है उसमें आयनिक पाए जाते हैं, और उच्च ऑक्सीकरण अंक जब प्रदर्शित होता है तब सहसंयोजक गुणधर्म पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अपन बात करें कि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में ये क्षारीय होते हैं और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ये अम्लीय होते हैं, और मध्यवर्ती जो ऑक्सीकरण अंक होता है तब ये उभयधर्मी होते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल देखें, मैग्नीज MnO, यहाँ पर इस मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक होता है +2, क्योंकि ऑक्सीजन पर होता है -2, तो इस कारण से इस मैग्नीज पर होता है +2। ये एक क्षारीय प्रकृति का होता है। इसी प्रकार से अपन बात करें Mn2O3, यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक है +3। इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहा हूँ MnO2, यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अंक है +4। इसी प्रकार से नेक्स्ट अप में बात करता हूँ MnO3, यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक है +6। इसी प्रकार से MnO4-, यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक है +7। तो यहाँ पर +3 और +4 वाले ये दोनों जो है वो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, जबकि +6 और 7 वाले ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में ये प्रमुख रूप से आयनिक होते हैं, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ये सहसंयोजक होते हैं। नेक्स्ट, ये निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में क्षारीय होते हैं, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ये अम्लीय होते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनको अम्लीय प्रकृति के आधार पर व्यवस्थित कीजिए या क्षारीय प्रकृति के आधार पर भी व्यवस्थित कीजिए। नेक्स्ट, एक करैक्टर ये है कि यदि किसी धातु के साथ CO, NO यदि लिगेंड उपस्थित होते हैं, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, यदि लिगेंड उपस्थित होते हैं तो वहां पर उस धातु का जो ऑक्सीकरण अंक होता है वह 0 होता है। जैसे एग्जाम्पल बात करें, निकल के साथ मैंने जोड़ दिए 4 CO, तो अब इस पर यदि अपन मैं कहूँ तो इस CO पर चार्ज होता है 0, इस CO पर 0 चार्ज होने के कारण इस निकल पर भी कितना चार्ज रहेगा, 0। तो निकल का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, तो ये 0 होता है। तो ये आगे की जो टॉपिक है वो अपन इसके 3rd पार्ट में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ ये टॉपिक है वो समझ में आया होगा। आपसे एक क्रमबद्ध निवेदन है कि अपने इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। इसमें जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो अपने पास एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसको जब आप टच करेंगे या स्पर्श करेंगे तो अपने पास आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास प्राप्त होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।